चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने कराया चुनावी सर्वे, बोले डीके शिवकुमार। बीजेपी के कई नेता थामेंगे पार्टी का दामन। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि पूर्वोत्तर के चुनाव में भले ही कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन कर्नाटक चुनाव में पार्टी कमाल कर सकती है। कांग्रेस आगामी कर्नाटक चुनाव में 140 से अधिक सीट जीत सकती है, यह दावा खुद कांग्रेस की ओर से आ रहा। दरअसल कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने मंगलवार को दावा किया कि पार्टी के सर्वेक्षण में राज्य में कुल 224 विधानसभा सीटों में से 140 से अधिक पर जीत मिलती दिख रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कई मौजूदा विधायक आने वाले दिनों में कांग्रेस का दामन थामेंगे। शिव कुमार बीजेपी के 2 पूर्व विधायक और मैसूरू के उसके पूर्व मेयर के कांग्रेस में शामिल होने के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। इस नेताओं में कोल्लेगल्ला के विधायक जीएन नजुन दास स्वामी, बीजापुर के पूर्व विधायक मनोहर एनापुर तथा मैसूरू के पूर्व मेयर पुरुषोत्तम मिश्रा शामिल है। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार ने यह भी दावा किया कि बीजेपी 2022 से गुजरात चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद कर्नाटक में चुनाव कराना चाहती है, लेकिन बाद में पीछे हट गई। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार ने यह भी कहा है कि बीजेपी को लगता है कि उन्हें जितना अधिक समय मिलेगा उनके लिए फायदा होगा, इसलिए बीजेपी इस तरह की कोशिशें करती रहती। हर दिन अकाल्पनिक निविदाएं निकाली जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में बुधवार को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस साल 2022 से 23 के लिए महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसमें अनुमान लगाया कि साल 2022 से 23 के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था के 6.8% और भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.0% शामिल है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पे वित्त वर्ष 2022 से 23 में राजकोषीय घाटा 2.5% रहने की उम्मीद जताई गई है। मंडियों में प्याज की कीमतों में गिरावट की खबरों के बीच सरकार ने अपने खरीद एजेंसियों को तत्काल उपाय करने का निर्देश दिया है। इससे उपभोग केंद्रों को एक साथ भेजने और बिक्री करने का भी निर्देश दिया गया। इसने भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के किसानों को प्याज खरीदने का निर्देश भी दिया है। केंद्र सरकार ने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ कराने के लिए देश भर में 9000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जन औषधि दिवस 2023 के कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं पर यह बात कही और कहा है कि लगातार पर्यावरण को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे जनता को महंगी दवाओं के बोझ से राहत मिल रही है। उन्होंने कहा है कि इसके साथ ही सरकार द्वारा इन जन औषधि केंद्रों पर महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सस्ते दामों पर सैनिटरी पैड की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाती है। यादव ने कहा है कि मोदी सरकार साल के अंत तक देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। त्रिपुरा में मानिक साहा की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद ने विवेकानंद मैदान में पद और गोपनीयता की शपथ ली। मानिक साहा लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। रतनलाल नाथ, परमजीत सिंघा राय, सतना चकमा और यहां मंत्री के रूप में शपथ लिया है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। 3 दशकों में यह पहली बार है कि त्रिपुरा में किसी गैर वाम सरकार ने सत्ता में वापसी की है। बीजेपी की त्रिपुरा इकाई के मुख्य प्रवक्ता सुब्रत चक्रवर्ती ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि दूसरी बार सत्ता में आई भाजपा सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस और माकपा के नेतृत्व वाली वाम पार्टियों ने त्रिपुरा में दूसरी भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। दिल्ली शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की बीएसआर, एमएलसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी का कविता को समन भेजा है। ईडी ने कविता को कल यानी कि 9 मार्च को इस मार्च पर पूछताछ के लिए बुलाया था। एनआई के मुताबिक अधिकारियों ने कहा है कि ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी को कविता को समन भेजा है। उन्हें 9 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया। बता दें, इस मामले में पूर्व दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वो तिहाड़ जेल में बंद है। यह ईडी द्वारा हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को अवगत की जा चुकी दिल्ली शराब नीति में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद आया है। भारत में कोरोना के 326 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब कोरोना के सक्रिय मामले 67 दिनों के बाद 3000 के आंकड़े पर पहुंच गए। ये आंकड़े बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपडेट किए गए हैं। बता दें कि देश में कोविड-19 संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 5,30,775 है, जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 3,076 हो गई है। यह डेटा सुबह 8 बजे अपडेट किया। वहीं संक्रमण रैली 4.46 करोड़ दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार सक्रिय मामलों में अब कुल संक्रमणों का 0.01% शामिल है।
बिजली मंत्रालय ने कोयला या लिग्नाइट आधारित नए ताप विद्युत संयंत्रों का अपनी क्षमता का न्यूनतम 40% हिस्सा नवीकरण ऊर्जा इकाई लगातार पूरा करने या उतना ही काम करने में मात्रा हरित ऊर्जा की खरीदने को कहा है। बिजली मंत्रालय ने बिजली अधिनियम 2003 के तहत बिजली शुल्क नीति 2016 के महीने की शुरुआत में संशोधित किया। इसके जरिए कोयला या लिग्नाइट आधारित नए बिजली उत्पादन संयंत्रों के लिए अनिवार्य कर दिया गया उनकी 40% बिजली हरित ऊर्जा वाली है। भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने का ऐलान किया है। इस बंदरगाह का इस्तेमाल अतीत में अफगानिस्तान को सहायता भेजने के लिए किया जा रहा है, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद यह पहली बार होगा जब भारत इस रास्ते से मदद भेजेगा। भारत के इस फैसले का तालिबान ने स्वागत किया है। तालिबान की ओर से कहा गया है कि इस तरह के कदम दोनों देशों के बीच विश्वास को बढ़ाएगा। भारत 20,000 मीट्रिक टन गेहूं की डिलीवरी भेजेगा। भारत की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, वर्तमान में अफगानिस्तान में मानवीय संकट है। इस स्थिति को दूर करने के लिए भारत चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगान के लोगों को 20,000 मीट्रिक टन गेहूं की डिलीवरी करेगा। सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।